मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी ऐसी महफिल में जाके बैठेंगे जो कि नशे के मरीज़ों की महफिल होगी और उन्होंने नशा छोड़ा होगा, तो वहाँ आपको रिलीफ महसूस होता है। आपको सारी दुनिया कहती रहती है कि ड्रग्स का बुरा असर होता है, तो अब वक्त आने वाला है कि हम जिनको शक है उनके ब्रेन स्कैन्स करा के उनको दिखाना चाहेंगे कि इतना वाज़े फ़र्क होता है एक नॉर्मल ब्रेन और एक चरस ज़दा या शराब ज़दा ब्रेन और कोकेन ज़दा ब्रेन का, कि आप खुद देखें तो आपको कानों में से पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि रिवर्स हो, ज़रूरी नहीं कि रिवर्स हो। Nobody is giving you this satisfaction। नहीं, झूठ तो नहीं बोलना ना। नहीं ऐसे कैसे? तो बोल नहीं सकते ना, झूठ नहीं बोलना ना, क्योंकि हम आपको मिसलीड नहीं करना चाहते। लेकिन ये मैं कहूँगा कि तकरीबन 96% का रिवर्स हो सकता है। ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है कि 100 में से सिर्फ 4 हैं जिनका रिवर्सल नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जिनका रिवर्सल नहीं होगा वो फिर शुरू कर दें। जैसे आता है ज़हन में ख्याल के अगर 4% ही नहीं होना तो फिर अगर आप उन 4% में एक हैं तो आप फिर क्या फैसला करेंगे कि आप चरस पीना शुरू कर दें? क्योंकि रिवर्स ना होने का मतलब ये है कि बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर और ज़्यादा। असल में चरस क्या है? ये भंग के पौधे में से चरस निकलती है जो कि टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है, THC। इसमें जो एक्टिव एजेंट है जिसकी खातर लोग चरस पीते हैं वो है THC। जैसे कि बहुत से केमिकल होते हैं टोबैको में, सिगरेट में, और उसमें जो केमिकल जिसकी खातर लोग टोबैको इस्तेमाल करते हैं वो निकोटीन है। वो बाकी बेशुमार केमिकल्स महज इसलिए इस्तेमाल कर रहा होता है कि उसको निकोटीन इस्तेमाल करनी है, और निकोटीन उन 4000 केमिकल में से एक है जो कि टोबैको में पाया जाता है। अपना अपना नुकसान हिस्सा बकदरे जुस्सा सबका है, और निकोटीन भी बेशुमार नुकसानात की हामिल है। और निकोटीन के जो नुकसानात हैं वो कैंसर नहीं कॉज करती। ये बात तय है कि निकोटीन टोबैको में निकोटीन नहीं है जो कैंसर कॉज करती है। कैंसर कॉज करने वाले 60 केमिकल्स हैं, 60, पर निकोटीन कैंसर नहीं कॉज करती। वो सिर्फ या तो दिल का दौरा देती है या ब्रेन हेमरेज देती है। भाई इतनी सी बात है, मैं नहीं जी गल। ये भी रीसेंट स्टडीज़ हैं जो कह रही हैं कि रिवर्स होता है। जो ओल्डर स्टडीज़ हैं वो सारी कहती हैं कि जो ब्रेन डैमेज है ये रिवर्स नहीं होता। लेकिन रीसेंट स्टडीज़ जो कि ब्रेन स्पेक्ट्स की स्टडीज़ है, जो डॉक्टर डैनियल एमन दुनिया में लीडर हैं जिसके, वो बताते हैं कि 6 महीने में उन्हें रिवर्स होते देखा है। और एक्चुअली उनका जो सैंपल है वो स्टैंडर्ड नहीं है। उनके पास जाता वो है जिसके रिवर्स होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। आप सोच सकते हैं ये बात कि उनका स्टैंडर्ड सैंपल नहीं है। उनके पास जाएगा वो इल्यूमिनेटेड सेलिब्रिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 120 मुल्कों से लोग वहाँ जाते हैं जो कि इल्यूमिनेटेड सेलिब्रिटी होते हैं, जो जल्दी मेडिकल केयर में आके जल्दी कम डैमेज के साथ, दे आर नॉट स्ट्रीट एडिक्ट्स। कोई स्ट्रीट एडिक्ट डॉक्टर डैनियल एमन के पास नहीं जाता। वो जितने भी जाते हैं अरब शहजादे जाते हैं, और दुनिया के मुल्कों के जो बड़े बड़े लोग हैं वो जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड सैंपल हरगिज़ नहीं है। लिहाजा जो स्ट्रीट एडिक्ट्स अपना बेड़ा गर्क करते हैं, जो मल्टीपल नशा करने वाले अपना जो बेड़ा गर्क करते हैं, वो अगर वहाँ जाएं तो उनके अंदाज़े, यानी डॉक्टर डैनियल एमन के अंदाज़े डिफरेंट हो जाएंगे। क्योंकि जितने लोग भी उनके पास जाते हैं वो रेफरल से जाते हैं। वो 3 महीने का तो वो टाइम देते हैं पहली मुलाकात के लिए, और फिर बड़ी मुश्किल से क्यू में आके किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँचना होता है। मुझे बताइए कि जो दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये स्टैंडर्ड सैंपल होता है? नहीं।
یہ جو اچھی یونیورسٹی ہوتی ہے اور ایم یو کالج یونیورسٹی ہوتی ہے تو اس کا سٹینڈرڈ سیمپل ایک ہی ہے؟ نہیں، فرق ہوتا ہے. تو نتائج پہ کیا فرق پڑتا ہے جب کوئی لمپس میں جاتا ہے یا جب کوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں جاتا ہے یا جب کوئی ہارورڈ میں جاتا ہے، تو پھر رزلٹس کا کیا فرق آتا ہے؟ کیونکہ وہ سٹینڈرڈ سیمپل نہیں لیتے، وہ سی گریڈ لینے والوں کو لیتے ہی نہیں. اس لیے میرٹ بھی ٹھیک، تو ہر جگہ سٹینڈرڈ سیمپل نہیں ہوتا. اچھا، ایڈکس میں جو اسٹریٹ ایڈکس ہوتے ہیں وہ راک باٹم ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں، یعنی وہ ٹھوکریں کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی رہنمائی ملے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں نے، یہ جو بچے ہیں، انہوں نے کوئی ٹھوکر نہیں کھائی، کوئی اس طرح کی جسے ٹھوکر کہتے ہیں نا وہ نہیں کھائی. انہوں نے وہ تجربات نہیں کیے جو اسٹریٹ ایڈکٹس جن تجربات سے گزرتے ہیں. لیکن ان سیمپل کے جو والدین ہیں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ بچوں کی تکلیفیں اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی ریلوے لائن پہ کوئی کسی کا بیٹا کھڑا ہو اور ریلوے لائن پہ کھڑا ہو کے تو وہ انتظار کر رہا ہو کہ ٹرین آ کے مجھے ہٹ کرے اور اس کے والد کو پتہ چلے جو کہ کچھ فاصلے پہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگتا 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 آ کے اسے بچائے گا، ریسکیو کرے. کچھ کرے گا نا. اس دوران امکان ہے کہ جو بیٹا ہے وہ دھکے سے لائن سے باہر جا گرے اور جو والد ہے وہ اس کے نیچے وہ ٹرین کے نیچے آ جائے. اب جو والد نے اپنی جان کی قربانی دے دی اور وہ بیٹے کو اس نے بچا لیا جو کہ باہر جا گرا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگلے دن وہ بیٹا کسی اور ریلوے لائن پہ کسی آنے والی ٹرین کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا؟ تو جب آپ انیبلنگ کرتے ہیں، جا کے پولیس سے بچاتے ہیں اور پولیس میں جا کے بچانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں، سفارشیں لگانی پڑتی ہیں، تو کیا اگلے دن وہ کسی اور پولیس اسٹیشن میں نہیں پھنسا ہوتا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ایک پولیس اسٹیشن سے بچاتے ہیں تو دوسرے پولیس اسٹیشن میں جا کے وہ پھنس جاتا ہے، تو یہ مے بی اٹ از ناٹ دی سولوشن. اس کو ہم کہتے ہیں رسپانس پرسسٹنس. خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.